हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोर्स 504 का ब्लॉक 2 चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम इस बुक के चैप्टर 6 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका माप और मापन, मेज़र और मेज़रमेंट के ऊपर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़े। तो एक बार आपको गो थ्रू रीडिंग कर लोगे ना, आप इसकी चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे तो वो इनफ है आपके पेपर के प्रिपरेशन के लिए भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख रहे होगे क्या स्ट्रक्चर है कि माप और मापन में मेज़र और मेज़रमेंट क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, भार क्या होता है, मापन की जो मीट्रिक पद्धति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यही एक चीज़ इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। बाकी जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो है लास्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में हमारा क्या था कि हमने 2D शेप्स पढ़ी थी, 3D शेप्स पढ़ी थी। तो 2D शेप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे आयत हो गया, वृत्त, त्रिभुज, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। उसकी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्या होता है। जैसे आयत में दो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सेम जो है हमारा वृत्त में भी, वृत्त में हमारा केंद्र होता है। ठीक है, और जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है, त्रिभुज हमने पढ़े, उसमें न्यून कोण पढ़ा, अधिक कोण पढ़ा, समकोण पढ़ा। और जो त्रिभुजों के हमारे प्रकार हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और मैं आपसे बोलती हूँ जो मैथ्स की जैसे थोड़ी टर्म है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कमांड रख लोगे ना तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पता हो या इंग्लिश वाली चीज़ें आपको हिंदी में भी पता हो, बट ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, जैसे जो साइकोलॉजी में हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक टर्मिनोलॉजी का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर आप उस पर कमांड कर लोगे ना तो आपको मतलब पेपर में थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। आपको बार बार हिंदी वाला इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंग्लिश वाला हिंदी में भी नहीं। तो यहाँ पे वही मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा जो टर्म है दोनों में बता पाऊँ। जैसे वृत्त, सर्कल, बस इतना ही करना है हमें, बस पता होना चाहिए वृत्त, सर्कल। ठीक है, सेंटर, केंद्र, त्रिज्या, रेडियस, कोड, जीवा। तो ये जो थोड़ी सी टर्म्स है ना तो बहुत मतलब इससे बेनिफिट मिलता है, मुझे तो मिलता है, इसलिए मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ। तो वो लास्ट चैप्टर में सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, सारे एंगल्स पढ़े थे, रेखाखंड पढ़ा था, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में जितनी भी मतलब टर्म्स थी जो 2D 3D शेप्स के साथ आती हैं, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जितनी भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जिनसे भी मिलके हमारी ज्योमेट्री बनती है, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है हमारी माप और मेज़रमेंट की क्या होती है, कैसे ही। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा परिचय में बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी भौतिक वस्तु जिसे हम सामने से देख सकते हैं तो उसके दो गुण होते हैं। एक तो होता है आकार, उसका आकार क्या है और रूप क्या है। तो आकार हमें ये बताएगा कि वस्तु कैसी दिखती है इन द सेंस कि वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके बारे में बताएगा कि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप मंदिर की मूर्ति को देखोगे तो बताएगा ये पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम इसका रूप देखें कि रूप कैसा है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक दो एग्जांपल उस पर करा हुआ है। तो रूप में क्या होता है कि इसका एक निश्चित माप होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला हुआ है सर्कस के दो जोकरों में से एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही छोटा है। तो क्या हम जोकर के छोटेपन को विस्तार से बता सकते हैं? ठीक है, अब हम नहीं बता पाएंगे कि कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है। अगर हम बोले वो सुंदर है तो कितना सुंदर है, कैसे सुंदर है, ये उसका गुण है। ठीक है, वो उसका रूप है, तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आकार हम बता सकते हैं। तो दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो यहीं पे आपको ये बता रखा है कि विभिन्न वस्तुओं के एक ही प्रकार के गुणों का एक निश्चित माप होता है और अलग अलग भी हो सकते हैं गुण। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उदाहरण के लिए जब हम एक आकृति समतल पर कितनी जगह घेरती है वो उसकी क्षेत्रफल की माप है। ठीक है, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल को टेबल पे रख दो, बेड पे रख दो, तो ये जो जितनी जगह घेरेगा, आपके मोबाइल ने जितनी भी जगह घेरी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस मोबाइल को पानी के अंदर डालोगे, ठीक है, तो ये जब पानी के अंदर इसने जितनी जगह घेरी, जितनी इसने कवर करा, ये होगा आपका आयतन। मतलब जो इस वस्तु जितनी जगह घेरती है वो होता है उसका क्षेत्रफल, और वो उस वस्तु के अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं या वो कितनी अंदर तक चीज़ जा सकती है वो उसका होता है आयतन। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें पता करना है कि कैसे मेज़रमेंट करते हैं हम 2D 3D शेप्स का।
वही है। अब मान लीजिए आपने मोबाइल को पानी में डाला या आपने किसी बॉक्स में डाला, तो उसने अंदर से जितने अंदर में उसने वो जगह घेरी वो उसका आयतन होगा। लेकिन जब आप किसी जगह पे रख दोगे, समतल वस्तु पर, समतल जगह पर, समतल पृष्ठ पर, तो वो जो जितनी जगह घेरेगा वो होगा उसका क्षेत्रफल। ठीक ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी मापन से परिचित हैं। मापन क्या है? देखो, मेजरमेंट। जैसे कि हम कभी स्कूल जाते हैं, स्कूल भी छोड़ो, हम कभी दुकान पे जाते हैं, हमें 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो, है ना, या हमें 3 किलोमीटर जाना है, ये किलोमीटर की बात हो गई। कपड़ा चाहिए हमें 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कपड़ा दे दो, 6 मीटर की साड़ी होती है, तो ये क्या है? मीटर, जिसे मापने की ज़रूरत हो रही है। तो हम उनको मेजरमेंट भले नहीं भी जानते हो, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों से इतने ज़्यादा यूज हैं कि हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, बिना मेजरमेंट के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। आपको आपके लिए आपको सूट बनवाना है, आपको कमीज़ बनवानी है, तो आपको नाप के कपड़ा देना पड़ेगा, उसकी नाप कितनी होगी। आपको उस दुकान से सामान लाना है तो आप लेके आओगे। ऐसा नहीं है ना कि आप कितना भी कुछ भी ले आओगे, आपके पास जितना पैसा होगा उसमें जितनी चीज़ें आ रही होंगी आप उसके हिसाब से लाओगे। आप सब्जी तौल करके लाओगे। आप स्कूल से लेकर घर पर आपको कितना टाइम लग रहा है, घर से स्कूल में कितना टाइम लग रहा है, आपका स्कूल, आपका टेम्परेचर कितना, ये सारा क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली दूसरे शब्दों में मापन आकार का परिमापन करना है, या वस्तु के आकार का निश्चित पहलू, जैसे लंबाई, आयतन का परिमापन करना है। बेसिकली हमें बस मेजरमेंट करना है कि कितना क्या है। वो जो उसका मात्रात्मक रूप है ना, उसको हम मात्रा में कितना माप सकते हैं। अब जैसे हम चीनी लाए हैं 1 किलो, तो चीनी का मात्रात्मक रूप क्या है? 1 किलो। तो हम इसको बोल सकते हैं हमने मापा है इसको, ये 1 किलो है। लेकिन अगर मैं उसका गुणात्मक रूप पूछूं, चीनी मीठी है, अब मैं कैसे बताऊंगी कि चीनी कितनी मीठी है, कम मीठी है, ज़्यादा मीठी है? तो गुणात्मक रूप नहीं हम डिस्क्राइब कर सकते इन किलो से 250 ग्राम से, ग्राम से, लेकिन हम इसका मात्रात्मक रूप बता सकते हैं। तो जब भी हम उनके गुणों को मात्रात्मक रूप में मापते हैं वो उसका मापन होता है। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को, किसी भी भौतिक वस्तु को, हम उसके गुणों को हम मेजरमेंट से मेजर करते हैं, तो वो उसका मात्रात्मक रूप होता है। ठीक है, क्वांटिटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो क्वालिटी ना देखिए, क्वांटिटिव की कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना आ रहा है, क्वांटिटी को मेजर करना ही हमारा मापन होता है। ठीक है, मापन संख्याओं का अनुप्रयोग करना है। ऑब्वियसली जब हम मापन करेंगे तो हमारी संख्याएं तो यूज़ होंगी। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 120 सेंटीमीटर, तो इन सब में हमें संख्या आएंगी। बिना संख्या के मापन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी की तरह से बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो, डेली लाइफ में हमारा जो मैथ्स है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ों में, बल्कि हर चीज़ों में हम लोग मैथ्स की कितनी सारी टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे प्राइमरी में आपको बोला हुआ है कि मापन के बारे में सिखाना है। हालांकि ये जो है ना, 4th क्लास में छोटा सा चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें बस कि हम बच्चों को डायरेक्टली आयतन, क्षेत्रफल नहीं बताते। ठीक है, ये इनडायरेक्टली बच्चों को यूज़ किया हुआ है कि मतलब जब बच्चे सामान, सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो हम बच्चों को जाइए बाज़ार लेके जाइए, आप यहाँ पे स्कूल में एक एक्टिविटी करवाओ जिसमें कोई बच्चा सब्जी बेचने वाला बनता है, फ्रूट बेचने वाला बनता है, कुछ बच्चे खरीदने वाले बनते हैं, सो दैट वो आपस में मनी का ट्रांजेक्शन कर पाएँ। इस तरीके का एक मनी का चैप्टर है, उसमें ये एक्टिविटी सजेस्ट की हुई है एनसीईआरटी में। फिर जो हमारा 5th क्लास है ना, 5th के एंड में बिल्कुल लास्ट चैप्टर में आपको जो मेजरमेंट में वॉल्यूम बच्चों को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बिल्कुल एंड में। मतलब हालांकि क्षेत्रफल है, उसके बाद जो वॉल्यूम है वो भी इतना ज़्यादा ना हो कि मतलब एक इंट्रोडक्शन बच्चों को कराया हुआ है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है टीचर के लिए कि हम बच्चों को किस तरीके से चीज़ें सिखाएंगे। तो अभी इसमें आपको यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने बच्चों को 3D शेप्स बता दी, घनाभ, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ये सब हमने बच्चों को बता दिया। अब हम बच्चों को कंपैरिजन कराएंगे कि 3D शेप और 2D शेप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो हमने कराई। यहाँ पे वो सारा एक्टिविटी आपको बताई हुई है कि आपको किस तरीके से कैसे करेंगे। 2D 3D शेप्स में डिफ्रेंशिएट कराने के बाद हम बच्चों से उनके रिस्पॉन्स लेंगे कि भाई बच्चों बताओ कैसा चीज़ें हैं, क्या समझ में आया, क्या नहीं। फिर बच्चे बताएंगे कि 2D शेप्स में क्या डिफरेंस है, 3D शेप्स में क्या है। जहाँ हालांकि वो आपको भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि जैसे 2D शेप्स में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई चौड़ाई होती है। और जो 3D शेप्स होती है उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। ऊंचाई और आ जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट इंट्रोड्यूस होती है, ऊंचाई होती है। तो इस वजह से फिर हम बच्चों को बताएंगे, या आपके लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है कि 2D शेप्स में हम निकालते हैं परिमाप, आसपास की सभी भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल, क्योंकि 2D शेप जितनी जगह घेरेंगी वो उसका क्षेत्रफल है। इसी तरीके से हम अब 3D शेप्स में एक चीज़ और बढ़ जाती है, वो होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन।
कि उसके अंदर कितना सामान डाला जा सकता है। 3D शेप्स में हाइट भी है, 3D शेप है तो उसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, वो उसका आयतन होता है। ठीक है, अब दूरी मापक इसमें देखिए आपको बताया हुआ है, ये सभी 2 बिंदु दूरी को दिखा रहे हैं। ये आपको 3D शेप्स दी हुई है, LM क्या है, इसकी हाइट है। 2D शेप्स में ये नहीं था, 3D शेप्स में ये इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अलग कैसे है। क्षेत्रफल क्या है, 2D शेप्स का क्षेत्रफल आपको सारी कुछ ना कुछ दी हुई है, जितनी ये जगह घेरेंगे उनका क्षेत्रफल आ जाता है। 3D शेप में आपको मैंने भी बताया, जो जितना जगह घेरेगी उसके अंदर कितनी चीज़ें आएगी, उसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, या वो किसी के अंदर जाएगी तो कितनी जगह लेगी, वो उसका वॉल्यूम होता है। भार मापक ऑब्वियसली इन वस्तुओं का हमें भार होता है, मतलब एक वजन होता है। 2D शेप्स का भी वजन होता है, लेकिन वो 3D शेप्स के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो 3D शेप्स के लिए हमें अगर बहुत बड़ी चीज़ है 3D शेप में तो हमें उसको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इसलिए ही वो पता चलता है कि 3D शेप्स में वजन होता है। ठीक है, फिर होता है एक समय मापक कि मतलब कोई घटना कब हो रही है, किस दिन हो रही है, किसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब ये आपको ये जो बताया हुआ है ये है कि हम किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं एक के साथ, कि ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, एक ही टॉपिक है ये। ठीक है, ये सारा एक ही टॉपिक चल रहा है कि कब कौन सा चीज़ होगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारे हमें मैथ्स में आंसर करने पड़ते हैं इन चीज़ों के। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वॉल्यूम में से भी बन सकता है, एरिया में से भी बन सकता है, बट इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट जनरली हम बच्चों को जब मैथ्स करवाते हैं तो एक चीज़ से हम इतनी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो तो हम बच्चों को ये चीज़ें बता सकते हैं। जैसे वो इंटीग्रेटेड लर्निंग है ना, तो इसमें मैथ्स में ही एक टॉपिक से काफ़ी सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो जब आप ये एग्जांपल पढ़ोगे, जैसे ही नरेश 6ठी क्लास का बच्चा है, इसने सारी चीज़ें करी, आसपास उसने अपने बगीचे में गया, उसने आसपास सारा निशान लगा लिया, तो उसको लंबाई चौड़ाई मिली। फिर उसने लंबाई चौड़ाई देखा कि लंबाई जो है चौड़ाई की माप से दुगनी है, उसने ये सारी चीज़ें करी, तो उसको एक मिल गया कि ये 2D शेप्स हो गई। ठीक है, अभी ये सोमवार था और अब क्या हुआ कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को निकट के ट्यूबवेल से पीने का पानी लाकर टैंक भरना था। अब टैंक भरने के लिए उन्होंने बाल्टी डाली और बाल्टी में 18 बाल्टी से पानी भर गया। तो अगर आप वो देखोगे, आप यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है कि प्रथम उदाहरण में तो उसने जाकर के लेंथ और ब्रेथ को मार्क कर लिया और निशान लगा दिया, तो यानी कि वो क्या हो गया, वो उसका परिमाप है, और अंदर का निकालेगा तो क्षेत्रफल, और इसमें जो टैंक भर रहा है उसके अंदर जितना धारिता वो जा रही है वो है उसका आयतन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मापन क्या है, हम 2 समान वस्तुओं की तुलना की प्रक्रिया है। कोई भी जो 2 समान वस्तु होंगी उनकी अगर हम तुलना करेंगे वो हमारी प्रक्रिया मापन कहलाती है। ठीक है, अब हम ये किसी और के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे नरेश ने निशान लगाया तो हम उसको पैमाने से, मीटर से, किसी भी छड़ से भी मेज़र कर सकते थे। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे है कि अगर हम किसी भी वस्तु की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, 2 समान वस्तु की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 1 से अधिक 5 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है अवलोकन द्वारा, अवलोकन करके बता देंगे, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर अध्यारोपित करके। आप सेम बॉल ले आओ, सेम बॉल अगर आप ला रहे हो और एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो और आपको लग रहा है ये हर रंग में, आकार में, रूप में, हर तरीके से सेम है, ठीक है, तो आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो। फिर है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है, आप बोल दोगे कि हाँ दोनों बॉल सेम है, या आप अवलोकन करके सिर्फ आप देख के बता दोगे ये बॉल सेम है। या फिर अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है, जब आप इसका निकालोगे, आप उसका दोनों का वॉल्यूम निकालोगे, अगर सेम आता है तो आप सेम बोलोगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि या कोई भी मेथड हो सकता है इस तरीके का, क्योंकि ये तो मैंने जो भी बोला वो स्टैंडर्ड मेथड है, तो इनडायरेक्ट मेथड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर है अमानक इकाई के प्रयोग द्वारा, अमानक इकाई क्या होती है, हमारा हाथ से नापना। ठीक है, तो हाथ से मापा, आपने दोनों बॉलें सेम लग रही हैं तो आप सेम बता दोगे, वरना नहीं। और लास्ट है हमारा मानक इकाई के प्रयोग द्वारा। मानक इकाई यानी हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, यानी कि आप वॉल्यूम निकाल के देखोगे दोनों बॉलों का, अगर सेम आएगा तो ही आप बताओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको ना ये 1-2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चाहे तो आप इन्हें पढ़ना वरना छोड़ देना। अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अमानक तथा मानक मापक क्या होते हैं। अमानक वही जो नॉन स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट होते हैं, और मानक यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो होते हैं। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर, ये क्या है, ये आपके मानक, ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ करा जाता है। मैं यहाँ पे इंडिया भी नहीं बोल रही, ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब एक पूरी दुनिया में इसको एक मानक रूप मिला हुआ है, तो हमारा मानक स्टैंडर्ड होता है। एक अमानक होता है कि मान लो अमेरिका का अपना कुछ मापने का, इंडिया का अपना कुछ है, चाइना का अपना कुछ है, वो होता है हमारा अमानक। अब जैसे कि मान लो एक कहते हैं ना, एक हाथ से मापते हैं, तो ये कुछ होते हैं अमानक, जिन्हें स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है
खिड़की पर पर्दा लटकाने वाली रॉड को टूट जाने के कारण बाजार से खरीदकर बदले जाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? टूटी रॉड को दुकान पर ले जा करके आप दूसरी रॉड ले लोगे, या रॉड की लंबाई की माप दूसरी छड़ी से ले जाओगे और उसके द्वारा दूसरी माप खरीद के लाओगे। आप अपने पैर से रॉड मापोगे और आपकी रॉड जितने पैर के बराबर आएगी आप उससे लाओगे, या फिर आप रॉड की लंबाई के समान धागा भी काट सकते हो और उसी धागे की लंबाई का रॉड प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप रॉड की आवश्यक लंबाई के निर्धारण के लिए आप मीटर पैमाने का यूज़ करोगे। मीटर पैमाना निकालोगे, आप रॉड को नापोगे कि कितने मीटर की है और आप उतने मीटर की जा कर के ले आओगे। ठीक है, अब उसमें बोला हुआ है कि जो आपको ऊपर समाधान सुझाए गए हैं वो 2, 3, 4 व्यक्ति पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन अगर हम माप लेने वाले व्यक्ति पर परिणाम निर्भर होंगे। अब बाकी जो ऊपर के हैं वो सारे हैं आमानक इकाई। ठीक है, आमानक इकाई है तो हो सकता है कि हर जगह ऐसा, मान लो आपकी रोड है, आपको 5 पैर के बराबर रोड आ रही है, आप 5 पैर बोलोगे जाके। अब ज़रूरी थोड़ी है, मान लो दुकान वाले ने अपने पैर के हिसाब से रोड बनाई हो तो उसका 5 पैर, और हो सकता है आपका 5 पैर और उसका 5 पैर मैच ही ना करे, तो आपको वो रोड तो मिलेगी नहीं बराबर की। ठीक है, लेकिन अगर उसकी जगह अगर आप बोलोगे 5 मीटर की रोड, तो वो दुकान पर भी 5 मीटर की रोड मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक मानक इकाई है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, तो वो आपको हर जगह मिलेगा। तो फ़ायदा ये होता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यही विशेषता बताई गई है कि जो मानक इकाइयाँ होती हैं कि क्यों अच्छी हैं कंपैरिजन में अमानक इकाई के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, जैसे जो सेंटीमीटर, मीटर होता है, किलोमीटर, ये सब। इसके बाद इसी के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर है अनुमान और मापन। अनुमान होता है एस्टिमेशन। आपने 6th क्लास में, अगर आपको याद हो तो 6th क्लास में एक चैप्टर भी होता है अप्रॉक्सीमेट, मतलब लगभग, अनुमान लगाना। एक चैप्टर नहीं है, मतलब एक एक्सरसाइज है ये, तो हमें अनुमान लगाना सिखाया जाता है, उसमें एस्टिमेशन बच्चों को हम सिखाते हैं। और उसके बाद आता है मेज़रमेंट। तो अनुमान का क्या होता है? एक लगभग, उसका आंसर करीब करीब निकाल लेना, और एक मेज़रमेंट होता है सटीक आंसर, एक प्रॉपर उत्तर, एक सही आंसर। जैसे कि मान लीजिए 3 + 5 है, इसका आंसर हो सकता है 6 भी, 7 भी, 8 भी, तो ये मेरा अनुमान है, ये मैं अनुमान लगा रही हूँ। लेकिन 3 + 5 = 8, ये है मेरा मापन, ये मैंने मापा है, ये मैंने बताया है, ये मेरा सही है। ठीक है, तो अनुमान में लगभग यही होता है कि एस्टिमेशन, मापना, लगभग हमेशा लगाया जाता है इसके साथ, कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, कि इतना करीब करीब रहेगा। और मापन में आपको एक प्रॉपर एक आंसर मिलेगा, आपको एक सही चीज़ मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 10th और 12th के बोर्ड दिए हैं, या फिर मान लीजिए आप DSSB का पेपर आपने पहले दिया होगा। ठीक है, तो लास्ट पेपर जो था बोला जा रहा था कि 135+ स्कोर जाएगा, 135+ कट ऑफ जाएगी। तो आप अपना पेपर आंसर की से मिलाते हो, लगाते हो, तो आप सोचते हो 140 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, तो मेरा सिलेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं मन में उम्मीद रहती है कि हो जाएगा, 140 मार्क्स बन रहे हैं, 142 अप्रॉक्स, आप एक वर्ड ज़रूर लगाते हो अप्रॉक्स। ये मेरा अनुमान है कि मेरे 142 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ जाती है 157। ठीक है, तो ये क्या था? ये मापन, एक मेजरमेंट, एक प्रॉपर की 157। तो ये रिजल्ट जो हुआ वो था एक मेजरमेंट जो आया, एक अनुमान था जो हम एक लगाते हैं। ठीक है, तो लंबाई मापन, इसमें लंबाई कैसे माप सकते हैं आप? इसमें आपको मापने की दोनों विधियां बताई हुई है, मतलब मानक भी अमानक भी। तो घड़ी, तार, धागा, पत्तियां, बेल, कागज, ये मानक अमानक इकाइयाँ मापने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रयुक्त अंग है, और ये मैं बोलूँगी एक बार पढ़ लेना आप, क्योंकि NCERT में भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग KVS की भी, ऑब्वियसली अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो KVS की भी कर रहे होगे, तो KVS आपको पता है NCERT में से उठा रहा है चीज़ें, और NCERT में ये दी हुई हैं टर्म्स, मैथ्स की बुक में इनका यूज़ किया हुआ है। अंगुली, प्रथम उंगली की चौड़ाई, हाथ, एक हाथ की अंगुली के सिरे तक चौड़ाई, क्यूबिट, मध्यम उंगली से कोहनी तक की लंबाई, ये सब बच्चों को हम यूज़ करवाते हैं कि बच्चों मापो। क्यूबिट, पेस, एक कदम भर या डग भर, फैथम, बाएं हाथ की उंगली के अग्रिम सिरे से दाएं उंगली के अग्रिम सिरे तक दोनों। ठीक है, बाएं हाथ का अंगुली से लेकर के हम दाएं हाथ की दोनों हाथ फैला देंगे, मतलब जैसे वो एक्सरसाइज नहीं करते हम ऊपर नीचे कूदने वाला, तो दोनों हाथ अगर हम सीधा करते तो वहाँ से लेकर एंड तक की दूरी। इंच क्या होता है? अंगूठे के अग्रिम सिरे से प्रथम गांठ तक की दूरी। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, बस आप ये क्या होता है, इंच क्या होता है, फैथम क्या होता है, हाथ क्या होता है, तो इनका याद होना चाहिए, मतलब कि क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर देना, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि जब हम बच्चों से चीज़ें करवाते हैं तो विद्यार्थियों के लिए हम अमानक इकाई वाली वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं स्टार्टिंग में।
ठीक है, बच्चों से हम बोल सकते हैं इंच में यूज़ करो, अपने बाएं हाथ की उंगली से नापो, ये मापो, लेकिन उसके बाद हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना होता है मानक इकाइयाँ, जैसे सेंटीमीटर या मीटर, वो ज़्यादा सही होती हैं। फिर हम बच्चों को बताएंगे भी कि क्यों। ठीक है, अब देखो, छोटे बच्चों के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग अधिक उचित होता है। छात्रों की जानकारी की वस्तु हो, जैसे डेस्क की लंबाई, मित्र की ऊंचाई, सेंटीमीटर हमें बहुत ही छोटी लगेगी ऑब्वियसली, है ना। तो जहाँ तक हो सकता है हमें बच्चों को पहले अमानक इकाइयों का प्रयोग करना सिखाना है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें मानक पे आना है। ठीक है, फिर इसके बाद जब बच्चा एक बार उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चा बहुत अच्छे से अमानक इकाइयों का यूज़ करना शुरू कर देता है, तो हमें मीटर पैमाने से मापन कराने हैं। सबसे पहले हम बच्चों से स्केल यूज़ करवाते हैं, स्केल से लाइन खींचना शुरू करवाते हैं, स्केल से बुक मपवाते हैं, डेस्क मेजरमेंट करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मीटर पैमाने से जो स्केल होता है उससे यूज़ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्केल का यूज़ किया हुआ है। हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों को हम लाइन खींचना सिखाते हैं, स्केल रख के कहाँ से कितना मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीज़ें स्केल में होती है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। तो हम बच्चों को बताते हैं मिलीमीटर में कौन सी चीज़ें मापते हैं, सेंटीमीटर में कौन सी चीज़ें मापते हैं। सपोज आपके पास कोई आदमी आ गया तो आप किस में मापोगे, मीटर में या सेंटीमीटर में। कुछ एग्जाम्पल ही आपको एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी समझ में। और फिर हाँ, ये भी है कि जो स्केल का 0 निशान है हम वहाँ से शुरू करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे 1 से शुरू कर देते हैं। तो हमें बच्चों को बताना होता है कि नहीं, 0 से शुरू करो, 0 है, क्योंकि किसी की भी हाइट जो है 0 से शुरू मानी जाती है, 0 से 1 तभी होता है। फिर कहाँ पेंसिल रखनी है, फिर लंबाई की सही ढंग से गणना करना है, 0 से प्रारंभिक बिंदु हमारा 0 होना चाहिए। इस हिसाब से बच्चों के अंदर मापन कौशल का विकास करना है। स्केल हमारा सही होना चाहिए, चाहे 30 सेंटीमीटर वाला ले, 15 सेंटीमीटर वाला लो, जो भी अवेलेबल है सही का हमें यूज़ करना चाहिए। फिर है क्षेत्रफल की माप। यहाँ पे आप देखिए, हमने ये तो पढ़ा है वृत्त का, त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का क्षेत्रफल, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो ये शेप से ना हो, मतलब जो कर्व होती हैं, ओपन कर्व होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं, उनका कैसे क्षेत्रफल निकाला जाए। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेखाखंडों का मान निकालते हैं, ठीक है। रेखाखंड से हम इनका कंपैरिजन करते हैं और फिर इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये सब एनसीईआरटी में आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है। इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन वगैरह अभी तक कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ ही नहीं बना है प्रीवियस ईयर तक में, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे बहुत तरीके की शेप्स दी हुई हैं कि हम इनके क्षेत्रफलों का अनुमान कैसे लगाएं, क्योंकि सटीक आंसर निकालना तो इनका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो हमारी आकृतियाँ होती हैं, जो हमारी फिगर होती है, हम उनका प्रॉपर ही निकाल सकते हैं, इनका निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इनका क्षेत्रफल का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए बच्चों को अनुमान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब अभी तक हम अमानक से क्षेत्रफल सोच रहे थे, और जो शेप्स थी वो भी प्रॉपर नहीं थी, ओपन कर्व थे, उसमें कुछ क्लोज कर्व थे, तो हम उसके हिसाब से निकाल रहे थे। अब यहाँ पे हमारी जो क्षेत्रफल माप की मानक इकाई आ गई, ठीक है। इसमें आपको आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब के क्षेत्रफल याद करने पड़ेंगे। त्रिभुज का 5th क्लास में क्षेत्रफल इंट्रोड्यूस है, उसके बाद आपको सीधे 6th क्लास में मिलेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है L/B, ठीक है, ये आपको पता होगा। वर्ग का होता है A², त्रिभुज का 1/2 B/H। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब असमान आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है, इनको हम अलग अलग, जो हमारी असमान आकृतियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी में त्रिभुज भी है, मतलब कुछ भी बना के दिया हुआ है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले हम उसको डिवाइड करते हैं हमारी 2D शेप्स में। हम उसको डिवाइड करेंगे कि वो जो हमें चित्र दिया हुआ है वो एक 2D शेप्स में बदल जाए। तो हम उसको एक चतुर्भुज में बांट देंगे, हम आयत में बांटेंगे या त्रिभुज में बांटेंगे, जैसा भी वो फिगर हमें दिया होगा, और फिर हम उन अलग अलग फिगरों का क्षेत्रफल लगा करके जोड़ देंगे। तो ये ऐसा करा जाता है, ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। ये आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप कर लेना। आयत की माप कैसे करी जाती है 3D में, तो इसके मैंने कल लास्ट जो क्लास हुई थी इसमें आपको सारे ही आयतन के फॉर्मूले बताए थे, जो भी वॉल्यूम के जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे बता दिए थे। तो अभी आपको वही बताया कैसे यूज़ करना है। जैसे घनाभ का आयतन है L/B/H, और क्यूब का क्या होता है A की क्यूब या L की क्यूब, जो भी आपको दिया हुआ हो, ठीक है, उसके हिसाब से हम लगाते हैं। धारिता और आयतन। अब देखो धारिता क्या होती है। धारिता होती है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। एक बाल्टी है, मान लो 20 लीटर की बाल्टी है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो धारिता क्या है, वो आपकी 20 लीटर ही है, ठीक है। धारिता क्या है, उसकी 20 लीटर ही है।
और वॉल्यूम जिसके अंदर आप जितना पानी डालोगे तो हम पानी का जो वॉल्यूम निकालेंगे वो, या कोई भी शेप आप डालते हो, कोन डालते हो, आप स्फेयर डालते हो, या आप क्यूबॉइड डालोगे तो वो क्यूबॉइड ने जितना अंदर वो उसके अंदर घुसा है तो उसका वॉल्यूम, ठीक है। फिर होती है भार की माप की, उसके अंदर कितना वेट है, असमान इकाइयों से कैसे माप सकते हैं वजन, और उससे कितना मापेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर है हमारी मापन की मीट्रिक पद्धति, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका यूज़ करा जाता है। हम इसी के बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो पूरे चैप्टर में अगर मैं आपको बोलूँगी तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नहीं छोड़नी है। इसके तो पहले जितने भी नाम हैं आप इसको याद कर लो। मापन की जो मीट्रिक पद्धति है इसको मीट्रिक पद्धति या ब्रिटिश या इम्पीरियल पद्धति, और इसके नाम भी हैं CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तीनों यूनिट से हम इसका पता लगा सकते हैं, या MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, या फिर FPS फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहा जाता है। ये इसी के ही नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ आप ये नाम सारे याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मीट्रिक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है और इसे इकाई की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। SI यूनिट, SI सिस्टम, इंटरनेशनली यूनाइट फ्रेंच रूप का संक्षिप्तीकरण है। SI हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है ये। तो अभी इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको इतिहास है, पढ़ लो, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो चलिए पढ़ लेते हैं। मीट्रिक पद्धति का विकास फ्रांस में 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ और लियोन्स फ्रांस के स्टीफन पॉल चर्च के विकार गैब्रिएली मोटेन मीट्रिक पद्धति के संस्थापक जनक हैं। तो इसके जनक कौन है, आप ये नाम भी याद कर लेना, विकार गैब्रिएली मोटेन। देखो मीट्रिक पद्धति है तो मीट्रिक पद्धति मॉर्टन ने दिया है, तो M से मीट्रिक और मॉर्टन, तो विकार गैब्रिएली मोटेन इसके संस्थापक हैं। 60-70 में इसका सुझाव हुआ और 70-90 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इन्होंने निवेदन किया कि इसको मान लो, ठीक है। तो ये ठीक है। आयोग ने इकाई को मीटर, US में इसे मीटर लिखते हैं। हाँ, मीटर की स्पेलिंग भी METRE भी होती है और METER भी होती है, ठीक है। अलग अलग इसका यूज़ होता है और दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। ये एक ग्रीक शब्द मैट्रोन से निगमित किया गया और इसका अर्थ होता है एक माप। ये सब हमें अपनी 9th क्लास की NCERT में पढ़ने के लिए मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसका जो इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है एक बार आप पढ़ लेना, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बट जो मेरे को मेन समझाना है ना ये, ठीक है। ये हम इसके बारे में इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं और मैं इसका यूज़ 6th क्लास से करती आ रही हूँ, लेकिन इतना सब मुझे भी नहीं पता था, टीचर ने बताया, मैंने रट लिया और मैं लेकिन आज तक इसका यूज़ करती हूँ। इवन पेपर में भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना, मतलब जैसे याद नहीं रहता 1 मिलीलीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर कितने होते हैं, मुझे आज तक याद नहीं होता। मैं बस ये टेबल लिखती हूँ और इस टेबल से सारा निकाल लेती हूँ। अब देखिए कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए 7 चीज़ें हैं जो मतलब स्टार्टिंग से करके आ रही हूँ मैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। तो देखिए इसका हमें कैसे यूज़ करना होता है, ये आई होप आप सबने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा कि ये किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मीटर। यहाँ पे ये जो मीटर है ना, यहाँ पे देखिए आपको दिखा हुआ है इकाई, यानी कि मैंने यहाँ पे मीटर बोला है ना, तो आप इसकी जगह मीटर की जगह लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह ग्राम भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो और आपकी क्या चॉइस है, ठीक है। वैसे तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखिए 7 यूनिट होती हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, या आप जहाँ मीटर, लीटर, ग्राम जो भी रखना चाहो, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। मुझे ये 7 इसी तरीके से याद है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब मुझे याद कैसे है कि हम जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे ज़ीरो की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे जीरो की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ज़ीरो की संख्या घटती जाती है, मतलब ज़ीरो जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका मुझे इस टेबल का क्या फ़ायदा मिला है, हमेशा इवन KVS के, DSSB के हर एक एग्ज़ाम में मुझे कभी ये याद करने की कोशिश नहीं हुई कि 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये जो चीज़ आपको बता रही हूँ वो सिर्फ इस चैप्टर के पर्पज़ से नहीं है, ये आपका एक लाइफ लॉन्ग टर्म लर्निंग हो जाएगी कि इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और नीचे आएंगे तो हम डिवाइड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मीटर है, हमने मीटर माना हुआ है, तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें बताना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, यानी जब हम नीचे आ रहे हैं
तो वो जो हमारे जो जीरो है वो कम होते चले जाएंगे, यानी डिवाइड करते जाएंगे हम 10 10 10 से। तो यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ऐसे आ गया हेक्टोमीटर। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, सेकंड नंबर पर है तो 100, तीसरे नंबर पर डेकामीटर तो यानी कि 10 मीटर। यानी जब हम नीचे आएंगे डिवाइड करते जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर जाने का भी देखिए, जैसे मीटर है और हम ऊपर जा रहे हैं तो यानी 1 मीटर है, अगर मैं जा रही हूँ डेकामीटर तो यानी कितने डेका कितने होंगे, हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10, ठीक है, 10 डेकामीटर। फिर ऊपर होगा हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, 100 मीटर, क्योंकि 1 से 0 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम एक और ऊपर जाएंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है 1 रहता है, यहाँ पे कुछ 1 वैल्यू रहती है, चाहे ग्राम हो चाहे लीटर हो, ये वैल्यू 1 रहती है। अभी आप अगर अब इससे नीचे जाएंगे कि डेसीमीटर, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो 1 मीटर बराबर होगा 10 डेसीमीटर। अब हम नीचे जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते जाएंगे, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 मीटर आएगा, ठीक है, 1/10 मीटर आएगा। लेकिन अगर आपको डेसीमीटर निकालना है तो डेसीमीटर कितने होंगे, 10। ऐसी सेंटीमीटर, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर, 1/100 मीटर, यानी डिवाइड होता चला जाएगा। जैसे आप नीचे आओगे तो आप डिवाइड करोगे, ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल सा, बहुत इजी है याद रखने के लिए कि किस तरीके से ये होता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मीटर की जगह यहाँ पे आपको इकाई कुछ भी लगा सकते हो, आप लीटर लगा सकते हो। तो आप ऊपर बढ़ोगे अगर लीटर, ठीक है, आपने यहाँ पे लेट सपोज किलो लगा रखा है तो हम बीच में यहाँ पे ग्राम लगाएंगे। तो 1 ग्राम में अगर हम डेका मीटर में निकालें कितने ग्राम होगा, तो 10 ग्राम होगा। और ऊपर हेक्टोग्राम निकालेंगे तो 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होगा, ठीक है। और ऐसी 1 किलो में 1000 ग्राम होगा। और आप नीचे आओगे तो इसमें ग्राम कितने होंगे, यहाँ पे जो इकाई जो नीचे है, इकाई के बाद ग्राम के बाद यहाँ पे वो ग्राम बड़ा बन जाएगा। देखिए ऊपर तीनों वालों में ग्राम छोटा रहेगा, नीचे तीनों वालों में ग्राम बड़ा रहेगा। तो मैं आपकी इजी के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे 1 किलो में कितने ग्राम है, तो 1000, 1 हेक्टो में कितने ग्राम है, तो 100, 1 डेका में कितने ग्राम है, 10। और यहाँ पे नीचे अगर आप निकालो तो डेसी में निकालो, डेसी में कितने ग्राम, सेंटी में कितने ग्राम, मिली में कितने ग्राम, तो वो आपको अपॉन में दिख रहा है। लेकिन अगर आप ग्राम में निकालोगे कि 1 ग्राम में कितने डेसी होते हैं, तो 100, 1 ग्राम में कितने सेंटी होते हैं, तो 100, 1 ग्राम में कितने मिली होते हैं, तो 1000, ठीक है। इस तरीके से आप बीच में यहाँ पे चाहे लीटर रख लो, चाहे ग्राम रख लो, चाहे मीटर रख के निकाल सकते हो। कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसमें कितने ग्राम होते हैं, क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है ये टेबल। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, एक याद कर लो, ये आपको हमेशा ही काम आने वाली है। अब जैसे कि धारिता के माप के लिए जब भी हम मापते हैं तो लीटर में नापते हैं, ठीक है। जैसे 1 लीटर तेल ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ, 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, तो यहाँ पे आप इकाई की जगह लीटर कर दो, बाकी सारा सेम आपका सेम रहेगा। लीटर का ये जो है ना, ये साइन होता है लीटर का। अगर कहीं पे आपको एल लिखा दिख रहा है तो वेल एंड गुड, लीटर लिख रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर लीटर नहीं लिखा तो ये साइन है लीटर को दिखाने का। तो कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे पहले आप ग्राम लगा रहे थे, मीटर लगा रहे थे, आप वहाँ पे लीटर लगा दो, तो वो सब किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर हो जाएगा, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर हो जाएगा, और सब कुछ सेम है, कुछ भी इसमें से अलग नहीं है। द्रव्यमान करने के लिए ग्राम, किसी का भी वेट वगैरह करने के लिए ग्राम लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने बीच में ग्राम लगा दिया, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बीच में यूनिट याद कर लोगे आप, इस तरीके से निकाल सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं। तो बहुत आसान है, ये स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है, हर तरीके से हम इसको कर सकते हैं, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि अगर आप इसका इंडिया में यूज़ कर रहे हो तो अमेरिका में नहीं होगा, नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगहों पे हम ये स्टैंडर्डाइजेशन मेथड ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है, अब देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है हमारा समय का मापन। समय की माप पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और इसके चारों ओर परिक्रमा करने पर होती है, हमें भी पता है। 2 सूर्योदय के बीच को जो समानता होता है वो 1 दिन मापा जाता है, ठीक है। अब कोई लोग 2 रातों के बीच को भी इसको 1 दिन के रूप में गणना करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या डेफिनेशन दी हुई है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय को हम सूर्य दिवस कहते हैं। ये आपको पता है, पूर्ण डिग्री की वैल्यू 360 डिग्री होती है। अब इसमें हमने 360 जो डिग्री है, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स ली होगी तो आपको पता होगा, वो रेडियन है, डिग्री है, इनमें काफ़ी सारी चीज़ों में उसको डिवाइड करा हुआ है, मतलब डिग्री की भी सब डिवीज़न करी हुई है। जैसे अभी तो हम 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री बोलते हैं, लेकिन उसका भी एक सब पॉइंट है रेडियन, टाइम को रेडियन, मतलब वो सारी चीज़ें अगर इसमें आती हैं तो हम पढ़ते हैं अभी। तो अब देखिए इसमें क्या है, 360 डिग्री है, और सूर्य दिवस की अब देखो 24 बराबर भागों में बांटते हैं,
यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक जो सूर्य दिवस, पूरा जो सूर्य दिवस है 24 घंटे का होता है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सब आपको पता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लेती है उसे सूर्य वर्ष बोलते हैं। देखिए, पूरे दिन को हम सूर्य दिन या सूर्य दिवस बोल रहे हैं, तो पूरे साल को हम सूर्य वर्ष बोलेंगे। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है जो ना समझ में है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन प्लस 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड लेती है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, ये प्रॉपर टाइम है, जिसको हम लगभग 6 घंटे मान लेते हैं, और ये पूरे दिन का 1/4 होता है। इसलिए कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो 6 घंटे की कमी होती है, 6 घंटे की कमी 4 साल में पूरी होती है, तो 4 करके 24 घंटे का एक दिन बना दिया जाता है। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसलिए हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ष 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। उसमें फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की होती है। तो जैसे जो 4 वर्ष, जैसे 2000 है, 2000 को आप 4 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो ये आपका क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है, इसी तरीके से 2024 जो चल रहा है ये भी लीप ईयर था। इस वर्ष में 29 दिन होते हैं 28 की बजाय। ठीक है, बाकी सारा हमारा पूरा कैलेंडर सेम होता है। जिन दिनों में 31 दिन होते हैं 31 दिन, 30 दिन होते हैं 30 दिन, सिर्फ फरवरी में 29 की जगह 30 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें एक ये आपका गीत भी है, चाहो तो आप पढ़ लेना है। आज जब आप इंटरव्यू देने जाओ केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो तब आप ये बता सकते हो वहाँ पे, अगर हिंदी कंपलसरी ना करें तो इंग्लिश। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब घड़ी हमारी 2 तरीके की होती है, एक तो जो 12 आवर्स दिखाती है, जो जनरली हमारे घरों में यूज़ होती है, और एक होती है 24 घंटा घड़ी। ठीक है, हम ज़्यादातर 12 घंटे की करते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में या जो स्कूल में जनरली हम लोग पहनते हैं, स्कूल में हर जगह आपको दिखाई देती है, वो 12 घंटे की होती है। और ये हम खुद ही समझते हैं, AM PM की 12 बजे के बाद वाला टाइम AM, दिन के 12 बजे के बाद वाला टाइम PM। इसको PM करके दिखाते हैं, जैसे अभी शाम के 6 बज रहे हैं तो 6 PM। तो ये सारी चीज़ें। और 24 घंटे वाला जो टाइम होता है वो रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पर, इन सब का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब बच्चों को अगर हमें समझाना है टाइम कैसे समझाएंगे बच्चों को, तो उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की समझ होनी चाहिए। कल क्या हुआ, अभी क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे, आगे जाके क्या बनना चाहते हो, आपके का बर्थडे कब होता है, कितने दिनों बाद बर्थडे है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों से डिस्कस करते हैं। और इस तरीके से जो टाइम का टॉपिक है हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर होता है क्षण और समयावधि। क्षण जो तुरंत का टाइम है, तुरंत का टाइम, एक होता है समयावधि। समयावधि मतलब एक पूरा पर्टिकुलर टाइम, जैसे 1997 से 2010 या पूरा 2010 2024, ये सारा है आपका समयावधि। क्षण जैसे वो पीरियड चल रहा है, वो पर्टिकुलर उस टाइम का पीरियड है, वो आपका है क्षण, जो 40 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप कैसे जन्म तिथि निकाल सकते हो, दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जब हम बच्चों को सिखाते हैं, इवन आपने भी जब सीखा होगा ना, तो माइनस करना आपको बहुत आराम से आ जाता है, बहुत कैरी वाले भी आप माइनस इजीली सीख लेते हो। लेकिन जहाँ पे बात आती है ना टाइम, घंटे माइनस करना, ईयर माइनस करना, मंथ माइनस करना, तो वहाँ पे आती है दिक्कत। क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर मीटर हम 100 1000 मान के चलते हैं, तो बच्चे वो भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो मंथ है वो 12 महीने होते हैं, साल 1 होता है, दिन हमारे पूरे 31 होते हैं, तो इस तरीके से माइनस करने में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों को सिखाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक स्किल है कि बच्चों को हम किस तरीके से ये सिखा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से खुद भी करना, कोई क्वेश्चन आए पेपर में इस तरीके का तो गलत मत करना, और बच्चों को तो हमें खैर सिखाना ही है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो आप यहाँ से आंसर करके अपना चेक कर लेना। स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वो कमेंट करके पूछ